आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार मान जाओ, क्योंकि आप चौकीदार चौकीदार कह के आए और हम समझ नहीं पाए कि चौकीदार ये किसका है। हम तो अपने आप को मालिक समझ बैठे थे इसका, इसके तो मालिक अडानी अंबानी है, ये तो उनका चौकीदार है, हमारा नहीं है। गलती हो गई। और मोदी जी बिल्कुल सुन लो, अब हम सर पे कफन बांध के आए हैं। मैं एक बाबा जी की तरह बताता हूँ कि जब से हमने सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के मैं कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। कातिल कौन है? सरकार। मैं सरकार को ढूंढ रहा हूँ। दूसरा, मोदी जी एक और कहता हूँ कि अभी ये हम तो वो हैं किसान के बेटे, धरती को चीर के अन्न उगाते हैं। हम किसान के बेटे धरती को चीर के अन्न उगाते हैं। मोदी जी मान जाओ, वरना हम तो संसद को भी खेत बना सकते हैं, वो रखते हैं हम। और दूसरी चीज, मैं सल्यूट करता हूँ उन जांबाजों को जो बिना गोली चले लड़के के आए हैं, सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं। 6 दिन वहाँ रहा हूँ मैं शुरू के, और मैं उन्हें वहाँ भी करके आया था, और यहाँ से भी पूरे देश को बता रहा हूँ कि मोदी जी हमको डराते हो पानी की बौछारों से। अरे हम तो वो हैं जो सुबह उठ के कुल्ला करते हैं ट्यूबवेलों की धारों से। और दूसरी एक चीज और कहता हूँ, मोदी जी मान जाइए, हम उधम सिंह के भी वंशज हैं, हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, और हम चंद्रशेखर आजाद के भी वंशज हैं। मान जाइए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। हम तो अब अपने घर बोल करके आए हैं, या तो ये कानून वापस होंगे या हमारी अर्थी आएगी। इससे कम में ना तो सुनना पसंद है, ना तुम बात करो, बेकार है। और दूसरी चीज, हम तो हाथ उठाएंगे नहीं, हमें तो किसी के मारना नहीं, और छाती खोल के खड़े हैं। जलियांवाला बाग जब बनाना हो बना लेना, बलिदानी के लिए सब तैयार है। छाती पे लगेगी, किसी के पीठ पे नहीं लगेगी। आर पार होगी। ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना। सरकार तो कह रही है किसान मेरे साथ हैं, वो रोज मीटिंग। हाँ, ऐसे मैं बताता हूँ कैसे किसान है उनके साथ, कैसे किसान है। देखिए भाई, अगर मैं बीमार हूँ तो डॉक्टर दवाई देगा या कोई चपरासी मुझे दवाई देगा? ऑपरेशन मेरा डॉक्टर करेगा, चपरासी करेगा? हम कृषि की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मुर्गी की बात करते हैं। अभी स्मृति ईरानी आज मेरठ में कहीं सभा कर रही है, जिसके बाप दादा ने कभी खेती नहीं देखी, उसे पता नहीं चना कैसा होता है, मटर कैसा होता है, वो हमें इसके फायदे बता रही। ऐसा ही नरेंद्र तोमर क्या है, साइकिल स्टैंड चलाता था, टिकट ब्लैक करता था, वो कृषि मंत्री। जो इस सरकार में क्या है, जो पढ़ा लिखा नहीं, वो शिक्षा मंत्री है। जो मानसिक रूप से बीमार है, वो स्वास्थ्य मंत्री। ये इसकी वो है। दूसरी चीज, एक शब्द और कहता हूँ कि एक कविता है एक कवि की, 2 लाइन है बस, कि जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो माफिया डकैत थे, जो माफिया डकैत लुटेरे थे, वो संसद में आज मंत्री बने, और जो शादी करके घरवाली छोड़ दे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। भाई शर्म कर लो, अब तो कर लो मोदी जी। अगर किसान की बात नहीं सुनी तो ये परमानेंट कुर्सी तो है नहीं कि भाई तुम बन गए, जब फिर तुम्हारा बेटा बन जाएगा और फिर तुम्हारा बेटा बन जाएगा। आप राजा नहीं है। और सुन लो मोदी जी, कच्चे की बात सुन लो भैया, ऐसी क्या बात है। देखिए अभी तो हमारे कच्चे बनियान सूखे हैं हाईवे पे, मोदी जी मान जाओ, वरना आ रहे सुखाने संसद पे। अरे नागपुरी संतरे क्या करें? नागपुरी संतरों के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए नागपुरी संतरा, भाई साहब आप नहीं समझेंगे, आप तो सोच रहे होगे खाने वाला संतरा। ये नागपुरी संतरा वो नहीं है। नागपुरी संतरा है आरएसएस। ये आरएसएस की सोच है। उनका काम है कि पाकिस्तान, वो पंजाब को तोड़ दो अलग, हरियाणा को तोड़ दो अलग, उत्तर प्रदेश को तोड़ दो अलग, राजस्थान तोड़ दो अलग, और राज करो। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम पहले किसान हैं, और ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे देश का सबसे सुंदर किसान
पहली बार पंजाब हमारे साथ आया उठ के कि ऐसे झुक जान देंगे, गर्दन हमारी कट जाएगी, उसका शीश नहीं झुकने देंगे, क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं। और इनको बता दूं, हम लोग वो हैं, हम तो कौन है, मैं एक किसान का बेटा तो हूँ ही, इतनी सी जमीन है, किसान भी हूँ और देश का हैंडीकैप भी हूँ। और मोदी जी बता देता हूँ, एक विकलांग को तुमने दिव्यांग कर दिया। दिव्यांग क्या होता है? दिव्य अंग। किसी का पैर खराब है, आँख खराब है, कान खराब है, वो दिव्यांग होता है। तो मोदी जी एक काम करिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने सारे मंत्री भेज दीजिए, सबकी टांग कटा दीजिए, किसी की आंख फोड़ दीजिए, किसी का कान फोड़ दीजिए, उनको सबको मैं दिव्यांग बनाता हूँ, भेजिए, उन्हें दिव्यांग आ जाएगा। हैं? अरे तुम तो इतने झूठे हो कि वो जो नटवर लाल था वो भी बेकार हो गया आपके सामने, फेल कर दिया। क्यों? कि इन्होंने, भाई साहब, हमारा विकलांगों का, हम देश में 11 करोड़ विकलांग हैं, हमें दिव्यांग बना दिया। और सबसे पहले छुरी हमारी गर्दन पे चलाई कि जो सुपरफास्ट ट्रेनें थी उनमें से महिला और विकलांग कोच खत्म कर दिया, जिसका रंग आरएसएस का रंग बनाया ट्रेन का, विकलांग और महिला कोच खत्म। दूसरी चीज, 17 मार्च को आ रहा हूँ विकलांग को साथ, पूरे भारत के 11 आपके माध्यम से दे रहा हूँ और विकलांगों को भी बता रहा हूँ, इसे जरूर चलाना। 17 मार्च का विकलांग पूरे भारत का 11 करोड़ हिसाब लेने आ रहा है। क्यों? क्योंकि तूने इसी संसद में, मोदी जी, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 पास किया और आज तक धरातल पे लागू नहीं किया, और यूएन में दे दिया कि हमने देश में लागू कर दिया, और वहां से हमारे नाम पे करोड़ों रुपए डॉलर के हिसाब से खा रहे हैं। ये थावर चंद गहलोत पक्का दलाल है, जो हमारा सामाजिक न्याय मंत्री है। ये सारे दलाल जो है, सारे इसी सरकार में आके बैठ गए। तो आपसे अनुरोध है, और पूरे देश के किसानों से, जो घर पे बैठा वो भी उठ के आ जाए। क्यों? कि जो आंदोलन कर रहा है वो सच्चा देशभक्त है, और जो सरकार के साथ है वो सब पक्का देशद्रोही है। ये हमारा कहना है। गद्दार है। तो बिल्कुल देखो, लोगों के मਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। देखिए, जो भी सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि डटे रहें। देश का एक एक किसान का बच्चा आपके साथ खड़ा है, और जितने भी ये नेता बने फिर रहे हैं, जो आरएसएस के जा रहे हैं मंत्री से मिलने, आप सिंधु बॉर्डर पे बैठे हो। इस वक्त हमारा सबका हेडक्वार्टर सिंधु बॉर्डर है, और फैसला सिंधु बॉर्डर से होगा। बाकी जो ये नागपुर या आरएसएस दलाल बुला रखे हैं मंत्रियों ने, हम तो इन्हें मानते नहीं। अगर वे किसान हैं तो आए ना सामने, टेंट लगा लें, और उनका टेंट और हमारा टेंट हो जाएगा आमने सामने। फैसला देश की जनता कर देगी। हाँ, सही है, सही है। आए ना सामने, वे है ही नहीं कोई। भाई साहब, मेरे सर पे पगड़ी बांधने से मैं सरदार नहीं बन सकता। और मोदी जी, आपको बता दूं, गधे को कितना भी साबुन से नहलाना ना, घोड़ा नहीं बन सकता। तो इनको कितना ही किसान बना लो, ये किसान नहीं बन सकते। किसान हम हैं जो 22 दिन से यहाँ सर्दी में, ये देखिए हमारे 90 साल के हैं, और मेरे साथ ऐसे ऐसे मिले जो हमारे सेना में तीनों लड़ाई लड़के आए, 94 साल के हैं, मेडल दिखाए उन्होंने। भाई मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। तो बिल्कुल सरहदां ते भी डटे हुए ने किसान, किसानां दे पुੱਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ जी, तुसी की कहना चाहते हो? कि देखो बड़े जोश से सारे। हाँ जी पाजी, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी को जो एक प्रधानमंत्री के चुनाव पर चुना गया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा देश बहुत बड़ा महान है, चाहे यहाँ पर कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। पर एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है कि जब शहीद भगत सिंह जेल के अंदर बंद थे, राजगुरु और सुखदेव जो उनके दोस्त थे, कम उम्र हुआ करती थी, और ये देश में जो है किसी को ये मतलब नहीं पता था कि शहीद होना किसको कहते हैं, कुर्बानियाँ किसको कहते हैं। उस समय पर नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? उस
उस समय पर कोई जमाने में इंदिरा गांधी होती थी, राजीव गांधी वो साहब हुआ करते थे। ये जो जातिवादक विरोध लाया गया, अब 2020 लगा, वो कोई जमाना हुआ करता था जो कुर्बानी और शहीदी दे दी गई। तो क्या किसी धर्म के प्रति भेदभाव करना एक अच्छी बात है? मैं मीडिया के सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति अगर किसी को भी करनी है तो वो सबसे पहले अपने घर से करें। दूसरी बात, ये देश की आंखों में धूल झोंकना कि एक नीचे चिट्ठी लेटर खुला हुआ है, उसमें तुम माइक में भाषण दे रहे हो। एक आम नागरिक जैसे हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, सिख ईसाई हुए, पाजी साहब हुए, हम तो आपके सामने मीडिया के सामने बिना देखे बोल रहे हैं। एक नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर अभी 26 जनवरी आ रही है, भाषण देंगे। एक बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का बुला दिया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन का नक्शा सबसे पहले नीचे कर दिया, झंडा, हमारे देश का झंडा उल्टा कर दिया। अब ये उल्टा कानून आ रहा है कि बोरिस जॉनसन को बुला रहे हैं और सोच रहे हैं कि भारत का झंडा नीचे हो जाए और ब्रिटेन का, इंग्लैंड का पहले ऊपर हो जाए। अरे पंजाब तो कनाडा में भी मशहूर है। और इंडिया को सोचो ना, इंडिया कौन से देश में मशहूर है? इंडिया को तो पूरा गुजराती लूट खाया। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर चाय मांगने लग जाए कि मोदी जी चाय पिलाओ हमको, तो मोदी जी तो केतली लेकर के बर्तन साफ कर करके चाय पिला देंगे। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मांगेगा चाय VIP कि डिप करने वाली चाय लाओ, तो डिप करने की चाय की कॉस्ट भी तो महंगी है, 35 रुपये 40 रुपये। तो गुजराती जो हैं कुल मिलाकर के लुटेरे हैं, मैं तो यही कहूँगा। आज ये सब लोगों का, गरीबों का पैसा खा के बैठ गए मोदी जी। 15 लाख रुपए के वादे करे थे, जीरो बैलेंस पे वो करा था। और जय जवान जय किसान कहते हुए यही कहूँगा कि किसानों का जो सोना धरती में उगा था उन बेचारों को लौटा दे। किसी के साथ ऐसी मोहताज जिंदगी और गलत काम करना, गरीब का दिल दुखाना सबसे बड़ा महापाप है, और वो भी मोदी के लिए है। और मोदी को जो है देश की कीमत समझनी चाहिए। अगर यहाँ पर जन्म लिया है तो वो किसानों का मानव अधिकार उनको वापस लौटा दे, किसी धर्म के प्रति भेदभाव ना करें। बहुत गलत है जो कुछ भी हो रहा है देश में, बहुत गलत है। तो बिल्कुल धन्यवाद। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ 27-28 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਉਹ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ 101% ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਰਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 17 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾੜੇ ਤਖਤ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੁਦਰਪੁਰ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਬਾਜਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ, ਸਮੈਕੀਆਂ ਦਾ, ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਪੀੜੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਆ ਖੜਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ, ਆ ਖੜਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 70% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇਗਾ ਕਿਆ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਲੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਿਓ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ 1000 ਹੈ ਤੇ 5000 ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ 15 ਕੇ 20 ਡੇਰੇ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ 500 ਦੀ ਹਿੰਮਤ 'ਚ ਉਹਨੇ 1000 ਦਿੱਤਾ, 1000 ਵਾਲੇ ਨੇ 2 ਦਿੱਤਾ, 2 ਵਾਲੇ ਨੇ 5 ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ? ਮੰਗਣ ਗੋਚਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਲੜਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ, ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁਖੀਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੈੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਾਲੋਂ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਗਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾਇਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਢਿੰਗਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰੇ ਠੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਜਲਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ किसानों के ट्रैक्टर से दिल्ली तो आए बैठे ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम पंडित है सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ। अच्छा जी। तो शूटिंग की प्लेयर और ट्रैक्टर पे बैठ के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ट्रैक्टर पे बैठ के यही मैसेज देना चाहूँगी, पूरा देश दे रहा है, मोदी जी को थोड़ा समझना चाहिए, किसानों की बात मान लेनी चाहिए उनको। देश के हित में है, वो नाश करने लग रहे हैं, मट्टी पलीत कर रहे हैं देश की। ना करें, रिक्वेस्ट है मेरी उनसे। और वैसे भी कायदे में रिक्वेस्ट करनी नहीं चाहिए, बट मैं तो बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, देश की बेटी हूँ, उनके भी बच्चे जैसी हूँ, तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वो देश की मट्टी पलीत ना करें, किसानों की बात माने और जो उद्योगपति हैं उनकी बात ना माने। तो यहाँ पे आप आए हो, आपने देखा होगा छोटे बच्चे से लेके 80-90 साल के बुजुर्ग तक हमें मिल रहे हैं। ये इतनी ठंडी में बैठे हुए हैं, और जो लोग अभी तक चुप बैठे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग चुप बैठे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आंदोलन में समर्थन करें अपना। और जो चटोरे लोग हैं, जो इसको आतंकवाद का नाम दे रहे हैं, उनको भी यही कहना चाहूँगी, शर्म करो थोड़ी बहुत। आप लोगों को लिहाज नहीं है, आप देश के किसान का अन्न खा रहे हो, तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम लोगों को, थोड़ी शर्म करो। और जो गाँव के लोग हैं, मेरे अभी नहीं पहुँच पाए आंदोलन में, कुछ गाँव में थोड़ा साधनों का भी प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, युवा भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, महिला भी ज़्यादा समर्थन करें, और कर भी रही हैं। वो लोग चले जाते हैं दिन में, समर्थन करके आते हैं सभी लोग, बट फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कि और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। दिल्ली का यूथ क्या सोच रहा है इस संघर्ष के बारे में? दिल्ली का यूथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान का यूथ सोच रहा है कि संघर्ष बिल्कुल सच्चा है, देश के किसान जो बिल्कुल सच्चे हैं वो, और जीत किसानों की ही होगी, क्योंकि सच्चाई की जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि लेट हो जाएगा लेकिन सच कभी दबता नहीं है। तो जीत 110% होगी, हमको भी पता है, आपको भी पता है, मोदी जी को भी पता है, जीत पक्की है, निश्चित है जी। तो बिल्कुल खिलाड़ी है, और खेल खेल में सारा कुछ समझा भी दिया है कि पता सभी को है क्या होना है। सो जल्दी हो जाए तो बेहतर होगा। सो गाजीपुर बार्डर के उत्ते इत्थों का माहौल असीं सुन सकते हैं। देखो पंजाबी गीत ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਪੀ ਤੇ ਇਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਕਤ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ। तो अभी तो हम किसान ही नहीं मान रहे, हम प्रधानमंत्री किसान हमें जब मानना का, जब 26 जनवरी में झंडा लहराएंगे दिल्ली में, तब लगेगा पता उसे ये किसान हो। अभी तो कुछ ना कुछ बता आज उसको जमाल पा जाके, आतंकवादी बता जाके, उग्रवादी बता। बिल्कुल। हाँ जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे?
अभी तो ये कहना चाहेंगे कि बहुत सुंदर धरना चल रहा है, बहुत सुंदर किसान सब आ रहे हैं, अपनी बात आवाज उठा रहे हैं सरकार के सामने। उस तानाशाह हिटलर सरकार के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं जो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रही है, सबको तहस नाबूद कर देना चाहती है। उस सरकार के सामने किसान आ रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है। पहली बार किसान ने अपनी आवाज उठाई है। मैं कहता हूं कि किसान जागा, देर से जागा लेकिन जागा, अपने हक के लिए लड़ रहा है। बहुत अच्छी मजबूती के साथ वो अपनी बात रख रहा है, उसकी बात मानी जाएगी। मैं सभी किसान भाइयों के देश के ये अपील करता हूं कि आए इस धरने पे, इस आंदोलन में आके किसान भाइयों का, जो किसान यहाँ पे आ रहे हैं, आते रहे जाते रहे, इनका सहयोग करें। और इस जो भ्रष्ट सरकार है, यहाँ के भ्रष्ट मंत्री हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाए। तब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, अपनी बात नहीं रखोगे, ना तो कोई सुनने वाला है ना कोई कहने वाला है। आपको अपनी आवाज अपने खुद उठानी पड़ेगी। किसी पे बिल्कुल भी आप उम्मीद ना करें, किसी सरकारों से, किसी अपने प्रतिनिधि से, सब आपको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि सारे किसान को जाग जाना चाहिए। आज से अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को हम तब तक लड़ेंगे तब तक एक एक किसान हमारा संतुष्ट नहीं हो जाता। फ्यूचर क्या देखते हो, क्योंकि ये आंदोलन अभी इंडिया तक नहीं रह गया, अभी तो इंटरनेशनल लेवल तक, यूएनओ तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी। ये आंदोलन, हमें एक तो काले कानून रद्द होने की हमारी मांग थी, उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ देता नजर आ रहा है। आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, उसके बाद में क्या आपके सामने होगा? अब जो हमारे पुरानी पीढ़ी थी, जिसपे हमारे दादा परदादा थे, उन लोगों ने संघर्ष किया है, किसानी के लिए संघर्ष किया है, उन्होंने अपने मुद्दों पे लड़ाई की है। लेकिन हमारे एज ग्रुप के जो यंगस्टर हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको अपनी आवाज उठाने का कभी मौका नहीं मिला था। अभी दबे हुए थे, सब शांत थे, सब सरकारों पे आधारित रहते थे। इस आंदोलन से अब हर एक बच्चे के अंदर आंदोलन की भावना जागी है, कैसे अपनी बात रखनी है, भविष्य में कैसे अपनी बातों को मनाना है। और इस तरीके के जो राजनीतिक दल आते हैं, जो तानाशाही करते हैं, मतलब एक लोकतांत्रिक देश में वे जिस तरीके की तानाशाही कर रहे हैं, उसमें वो बात रखना सीख गए हैं। हमारा यूथ जाग गया है, हमारे जो यंगस्टर हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, वे मजबूती के साथ लड़ सकेंगे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकेंगे। ऐसा मेरा मानना इस धरने से। बहुत अच्छा ये हुआ है, जो भी हुआ है, सरकार ने किसानों की आंख खोल दी है। और है तो गलत नीति सरकार की, लेकिन इसमें किसान जागरूक हो गया, मजबूत हो गया, इकट्ठा हो गया। और जो सरकारें यहाँ पे हमारे समाज को धर्मों में, जाति में वो विभाजन करना चाहती थी, बांट देना चाहती थी, कहीं पे राम मंदिर, कहीं पे मस्जिद, कहीं पे गुरुद्वारे, ये तरह तरह की बातें जो सरकार चला के हमारे समाज के, हमारे लोगों को बांट देना चाहती थी, आज इस संघर्ष ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर देखिए। आप हिंदू मुस्लिम 36 बिरादरियां एक साथ खाना खा रही हैं, एक साथ बैठी हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम किसानों को मिली है। और हम जान गए हैं सरकार की नीतियों को, ये सारा यूथ जान गया है, ये सारे किसान जान गए हैं कि क्या नीति है सरकार की, किस तरीके से फूट डालो और राज करो वाली, ये धर्म में बांटकर, जाति में बांटकर ये राज करना चाहते थे। इस चीज को एक एक बच्चा जान गया है इस आंदोलन से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। बिल्कुल जी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ ये है कि हम एक हो गए जी। इंडिया इज वन जी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की गल असी करते सी, पढ़ते सी, वो प्रैक्टिकली अभी हमारे सामने आ गया। सो हमें इस आंदोलन से बहुत सारे यंग लीडर्स भी मिलेंगे, ऐसे नौजवान। हो सकता है ये आंदोलन शुरू ना होता तो ऐसे नौजवान अभी सर्दी में अपने कुछ और काम कर रहे होते, लेकिन यहाँ आए हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हर किसी के मन में जोश भी है और उसके साथ ही साथ एक पूरी होश के साथ हम एक हैं और हम एक रहेंगे। हमें पाड़ने वाले, हमें तोड़ने वाले जो हैं वो खुद टूट जाएंगे। ऐसा मैसेज ये संघर्ष देता नजर आ रहा है। जी, बीजेपी गवर्नमेंट अब भी हमें बांटने की कोशिश कर रही है, वो गुटों में बांटने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, कि कुछ किसान बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ किसान इसके खिलाफ जा रहे हैं कानून के। ये सब झूठ है, सभी किसान इसके खिलाफ है। ये तीनों का कानून वापस लेने चाहिए सरकार को। जब तक वो सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती, हम भी यहाँ पे मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे, लगातार आंदोलन करेंगे, जब तक वापस नहीं लेगी डटे रहेंगे। तो बिल्कुल किसान डटे हुए ने, डटे रहेंगे, तो ये मोर्चा जड़ा फतेह होना ही होना है।